बच्चे लास्ट टाइम हमने जो अपना फर्स्ट लेक्चर था उसमें इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था। इक्विलिब्रियम किस तरीके से अटेन होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये समझते हुए हमने लॉ ऑफ मास एक्शन, फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी वाला ये एक दो न्यूमेरिकल्स जो थे, उसके बाद हमने रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, और उससे होते हुए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, हमने ये निकाला था। हमने क्या निकाला था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, केपी और केसी, और उनको हमने फिर रिलेट कराया था, और वो रिलेशन एग्जाम में आता भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद उस रिलेशन के बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। उसके आगे का जो अपना टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहां से आज अपना टॉपिक शुरू होता है। देखो एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास क्या है बच्चा, एप्लीकेशन में सबसे पहले देखो के की वैल्यू से हम प्रिडिक्ट क्या कर सकते हैं। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती क्या है, न्यूमेरिकली अपने को पता है क्या होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दैट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। जितने प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा रहेगी, जितने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम रहेगी उतनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा रहेगी। यही कहानी है ना। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के इनवर्सली रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है और हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, दैट मींस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स वहां बहुत कम है। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत आगे तक प्रोसीड कर गया। और अगर के की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब रिएक्शन कुछ खास प्रोसीड नहीं कर रहा, वहां प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बहुत कम हो रही है और रिएक्टेंट अनरिएक्टेड फॉर्म में हमारे पास ज्यादा पड़ा है। तो के की वैल्यू से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी प्रिडिक्शन के बेसिस पे क्या है कि अगर हमारे पास देखना, इन प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, larger the value of K, the greater will be the equilibrium concentration of the product relative to those reactants. That is, the reaction proceeds to greater extent. अगर K की वैल्यू 10 raised to the power 3 से ज्यादा है तो प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करेंगे ओवर रिएक्टेंट्स at equilibrium, and if K is very large, the reaction proceeds nearly to completion. सीधी सी बात है ये, हाँ जी ठीक है ना। और अगर K की वैल्यू 10 raised to the power -3 से कम है तो रिएक्टेंट्स प्रीडोमिनेट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स पे, एंड के अगर बहुत ही छोटा है दैट मींस रिएक्शन प्रोसीड्स टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट और रेयरली रिएक्शन अकर्स। और के की वैल्यू अगर इस रेंज के बीच में लाई करता है 10 raised to the power -3 से 10 raised to the power 3 के बीच में, तो एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट। सॉर्टेड। फिर आता है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब देखो प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन का मतलब क्या है, यहां पर एक टर्म आती है रिएक्शन कोशिएंट। देखो हमारे पास अगर मान लो मैं एक रिएक्शन लिख लेता हूं सेम जो हमारे पास नोट्स में, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा, एक रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। अगर अपने पास ये रिएक्शन है, इस वक्त इक्विलिब्रियम अटेन ना हुआ होता, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम अभी अटेन ना हुआ होता, तो अगर ये इक्विलिब्रियम ना हुआ होता, इस वक्त जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है रेज टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स, तो ये जो वैल्यू आ गई इन दोनों का रेशियो, ये तो क्या होता था, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। लेकिन यही रेशियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर तब होता है जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका हो। अगर अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है, उस वक्त मतलब at any stage of the reaction, the ratio of product of concentration of products to the concentration of reactants is equal to reaction quotient. ये हमारे पास क्या होता है, reaction quotient QC in terms of concentration. क्लियर है, ये बात समझ में आई है। तो जो ये reaction quotient की वैल्यू है, अगर मेरे पास K की वैल्यू हो, अगर हमारे पास K की वैल्यू दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, तो मैं QC और K को कंपेयर कर लूं तो हमें यह पता चल सकता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है कि बैकवर्ड में जाना है। अगर Q की वैल्यू अभी K से छोटी है, इसका मतलब अभी और ज्यादा प्रोडक्ट्स बनने हैं, तो रिएक्शन उस पॉइंट पे
अभी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और फिर इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। और अगर Q की वैल्यू बड़ी है K से, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम अटेन कब होगा, जब Q K के बराबर होगा। दैट मींस अब प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन घटनी चाहिए, रिएक्टेंट्स ज्यादा होने चाहिए, तो बैकवर्ड साइड में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ये लॉजिक समझ में आ गया। तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट Q हमारा, the reaction quotient is the ratio of product of concentration of products to the concentration of reactants at any stage of the reaction। ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम नहीं अटेन हुआ है, अगर हो भी गया है तो रिएक्शन कोएफिशिएंट सीधा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। अदरवाइज एट एनी स्टेज हम रिएक्शन कोएफिशिएंट को डायरेक्टली कंसंट्रेशंस के रेशियो के हिसाब से निकाल सकते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई है। QP इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, तो वो PC की पावर C, PD की पावर D, PA की पावर A, PB की पावर B में लिख सकते हैं। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम QC और KC इक्वल होने चाहिए, है ना। इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, जो हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर QC की वैल्यू KC से बड़ी है, इफ वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या होगा, लेफ्ट से राइट में, बैकवर्ड साइड में रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ऐसे ही रहेगा। अगर QC की वैल्यू KC से बड़ी है, QC की वैल्यू KC से बड़ी है, तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो कहां जाएगा, अपने पास रिवर्स रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड करेगा। क्लियर बात है, विल प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है ना। ये लॉजिक समझ में आया। अगर हमारे पास QC की वैल्यू KC से कम है, तो रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सॉर्टेड है बच्चा। फिर हमारे पास आता है बच्चा रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी। इन सब के बीच में हम रिलेशन को डिराइव करेंगे अभी। तो अपने पास देखो डेल्टा G क्या होता है बच्चा, गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी चेंज, डेल्टा G नॉट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। अब डेल्टा G नॉट का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा ऑफ डेल्टा G ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा ऑफ डेल्टा G ऑफ रिएक्टेंट्स। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G 0 हो जाता है और Q की वैल्यू KC के इक्वल हो जाती है ना, यही होता है। तो यहां पे हमारे पास डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ KC होता है, ये पता है ना। जब इक्विलिब्रियम है तो Q की वैल्यू KC के इक्वल आ गई, डेल्टा G की वैल्यू हमारे पास डेल्टा G प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ KC था। अब जब इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा G की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। एट इक्विलिब्रियम यही है, गिब्स एनर्जी चेंज 0 होता है, इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ KC। डेल्टा G नॉट की वैल्यू क्या निकल गई, माइनस RT नेचुरल लॉग ऑफ KC। अब मैं नेचुरल लॉग को लॉग लिखना चाहता हूं तो यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये ऑलरेडी इक्वेशन अपने को पता है। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ KC। नेचुरल लॉग ऑफ KC अगर मैं इसी इक्वेशन से, इस ऊपर वाली इक्वेशन से निकालना चाहूं, तो नेचुरल लॉग ऑफ KC इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G नॉट बाय RT लिख सकता हूं कि नहीं। किसी को इसमें दिक्कत है? मेरे पास जो वैल्यूज थी यहां पर, मैंने क्या किया, उनको बस रीअरेंज किया है। तो ये वाली इक्वेशन थी अपनी, इस इक्वेशन में मैंने नेचुरल लॉग ऑफ KC को इधर रखा, RT को उधर भेज दिया, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मेरे को नेचुरल लॉग हटाना है तो हम क्या लेते हैं, टेकिंग एक्सपोनेंट बोथ साइड, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड। एक तरह से एंटी लॉग का काम करेगा ये। तो इधर से नेचुरल लॉग हट जाएगा, वो KC की वैल्यू बचेगी और इधर E की पावर माइनस डेल्टा G बाय RT आ जाता है। क्लियर है ये? जिसको नहीं आइडिया है, थोड़ा सा मैं एक बार ये लॉग वाला ये पार्ट बता देता हूं। अगर अपने पास A इज इक्वल टू, या एक काम करते हैं ऐसे लिखो, मान लो लॉग नेचुरल लॉग ऑफ A इज इक्वल टू B है, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग एक्सपोनेंट बोथ साइड। जैसे E रेज टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ A इज इक्वल टू E रेज टू द पावर B। E क्या होता है बच्चा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो E और लॉग हट जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं एक तरह से, और ये हमारे पास A की वैल्यू E रेज टू द पावर B के टर्म्स में आ जाती है। क्लियर है? वहीं से हमारे पास ये वाला रिलेशन अपने को मिला है, दैट K इज इक्वल टू E रेज टू द पावर माइनस डेल्टा G बाय RT। क्लियर है ये? अगर अब K की वैल्यू लेस देन 1 है, इफ K इज लेस देन 1 तो डेल्टा G नॉट ग्रेटर देन 0 रहेगा, इफ K इज ग्रेटर देन 1 डेल्टा G नॉट की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी। सॉर्टेड है बच्चा ये? ठीक है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट था बच्चे। अब अपने पास टॉपिक आता है फैक्टर इफेक्टिंग इक्विलिब्रिया। काफी ज्यादा रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसका क्वेश्चन श्योर है कि एग्जाम में तुम्हें मिलेगा, पक्का मिलेगा इसके बेसिस पे। और बहुत इजी है, अगर समझ में आ गया, रटने बैठोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ध्यान से समझना सारे। इसमें सबसे पहले देखो फैक्टर इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम का लॉजिक क्या है। यहाँ पे पहला, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट,
change in temperature, change in pressure, addition of inert gas and addition of catalyst। ये यहां पर 5 हमने फैक्टर्स लिखे हुए हैं। इन 5 फैक्टर से इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा। क्या कोई इस बात से सहमत है कि इक्विलिब्रियम में चेंज आना चाहिए? अगर मैं इनमें से किसी एक चीज को, सिंपल एग्जांपल पकड़ते हैं, मान लो मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूं, तो क्या टेम्परेचर को चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू या जिस वक्त इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है उस पॉइंट पे फर्क आना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? टेम्परेचर चेंज करेंगे तो पॉइंट चेंज हो जाएगा, फिर मतलब कुछ टाइम के लिए रिएक्शन शायद इक्विलिब्रियम से हटके फिर दोबारा आ जाए। ऐसा कि वो पॉइंट चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम से हटके इक्विलिब्रियम में आ जाए। देखो इसका एक काम करते हैं, बहुत सीधा सा एक सिंपल एग्जांपल रखते हैं। हमने फ्रिज में पानी रखा हुआ है, हमने पानी निकाला, फ्रिज का पानी मान लेते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, इतना ठंडा हमने किया होता, या 20 डिग्री सेल्सियस लगा लेते हैं, चलो 20 डिग्री सेल्सियस पे था वो पानी, हमने बाहर निकाला और उसके अंदर हमने चीनी डाली। हमने 1 चम्मच चीनी डाली। चीनी मैं चम्मचों में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ग्राम्स में हमारे लिए थोड़ा सोचना मुश्किल हो जाता है, तो बिल्कुल बेसिक लेमैन में रखते हैं। मैंने 1 चम्मच चीनी डाली, 1 चम्मच के अंदर लेट अस अज्यूम 10 ग्राम चीनी आती, तो 1 चम्मच चीनी डाली, घोल दिया, घुल गई। 1 चम्मच और डाली, घोल दिया, घुल गई। 1 गिलास पानी के अंदर घुल गई। अब मैंने 1 चम्मच और डाली, मतलब मैं ऑलरेडी 20 ग्राम्स घोल चुका हूँ। मैं जब और 1 चम्मच घोल रहा हूँ तो अब घुलने में ज्यादा टाइम लग रहा है, मैं बार बार स्टिर कर रहा हूँ पर वो घुल नहीं पा रही है। दैट मीन सेचुरेशन आ चुकी है। अब मैं जितनी और चीनी डालूंगा उतना ही वो अगर सॉल्युबल होगी भी तो वहीं पे क्रिस्टलाइजेशन होती जाएगी। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं गर्म कर देता हूं पानी को, तो क्या अब भी 3 चम्मच पे ही इक्विलिब्रियम आएगा? गर्म पानी में तो कम से कम अगर मैं बहुत टेम्परेचर बढ़ा दूं, लेट अस अज्यूम 70 डिग्री सेल्सियस तक हम लेके चले गए, तो जहां 3 चम्मच डल रहा था वहां पे कम से कम 8 से 9 चम्मच तक इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। हमने ये कंसेप्ट कहां देखा हुआ है? चाशनी बनते हुए। पता है ना, जब मिठाइयां बनती है, चाशनी बनती है, वो क्या करते हैं? वो नीचे से कढ़ाई के अंदर क्या करते रहते हैं? हीट करते रहते हैं उसे, और साथ में ऊपर से उसके अंदर और शुगर डाल के उसको स्टिर करते रहते हैं, और वो इतनी एक थिक सी चीज, बिल्कुल शहद जैसा सा इतना गाढ़ा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम तब तक अटेन नहीं हो रहा है जब बिल्कुल ही वो थिकनेस बहुत हाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा। वहीं अगर टेम्परेचर लो होता तो इक्विलिब्रियम बहुत कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के डिसॉल्व होते ही अटेन हो जाता। लेकिन सिंस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये रिएक्शन क्या था? एंडोथर्मिक। रिएक्शन क्या था? एंडोथर्मिक। ये एक एग्जांपल है, पांचों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी टेम्परेचर वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट इंक्रीज करती जा रही है। तो जो इक्विलिब्रियम यहां अटेन होना चाहिए था वो बहुत देर बाद जाके अटेन होगा। तो इक्विलिब्रियम अपने आप को शिफ्ट कर लेगा कि नहीं, उस टेम्परेचर के चेंज को काउंटर करने के लिए। क्लियर है? इसी तरीके से मैं प्रेशर में चेंज करूंगा, कंसेंट्रेशन में चेंज लाऊंगा, इनर्ट गैस को डालूंगा, कैटलिस्ट डालेंगे, तो इन सब फैक्टर से कैसे कैसे असर पड़ेगा, इसी को अब हम आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। और इन्हीं इफेक्ट से होने वाले चेंज के काउंटर में रिएक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा, ये सब बताता है ली चार्टलियर प्रिंसिपल। अब ये जो ली चार्टलियर प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है? देखो, ली चार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, इफ any of the factors that determine equilibrium condition of the system like temperature, pressure, concentration, etc. is changed, the system will move in such direction so that effect of the change is reduced to nullified। क्या हुआ? effect of the change is reduced to nullified, मतलब वो जो असर हो रहा था, वो किसी भी फैक्टर के चेंज होने के कारण जो असर होना चाहिए था, उस असर को काउंटर करने के लिए इक्विलिब्रियम अपने आप को शिफ्ट कर लेगा ताकि वो इफेक्ट नलिफाई हो जाए। मतलब अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा भी दिया था तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इक्विलिब्रियम किसी ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा कि उस इफेक्ट को काउंटर कर देगा। वो जो हमने एक्स्ट्रा सॉल्यूट डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट डाल रहे हैं, उसको सॉल्यूबल बना के अब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। तो इक्विलिब्रियम खुद को अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर लेगा। अब शुरू करते हैं इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन से। अब देखो, इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन में सीधी सी एक चीज है। पहला, if the concentration of one or all the reactant species is increased, हम किसकी बढ़ा रहे हैं बच्चा? रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। अगर रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या हुआ? इसको ना लॉजिकली सोच के देखो जरा। अगर मुझे एक रिएक्शन प्रोसीड कराना है, हम यहाँ पे लेट अस अज्यूम 10 रिएक्टेंट्स, हमने 10A और 10B रखे थे, वो दोनों रिएक्ट करके C और D प्रोडक्ट बना रहे थे।
अगर मैंने 10-10 रखे तो 10-10 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और फिर प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेट अस अज्यूम 10 में से 8 प्रोडक्ट बना लेते हैं और 2 नॉन रिएक्टिव रह जाते हैं जब इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा था। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने 10 की जगह अगर वहां 100 कर दिए, 10 की जगह 100 कर दिए, तो क्या अभी भी यहां सिर्फ 8 प्रोडक्ट बनेंगे? अब तो 80 प्रोडक्ट बनने चाहिए ना। इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा? जब अब 80 की कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करा चुकी होगी। होना चाहिए कि नहीं? है ना पलक, बात समझ में आ रही है? तो दैट मींस अगर मैं रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन बढ़ा देता हूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ज्यादा प्रोसीड करेगा प्रोडक्ट ज्यादा बनाने के लिए। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ा दूं तो रिएक्शन बैकवर्ड साइड में शिफ्ट कर जाएगा, है ना। अगर मैं रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा बढ़ा दूं तो रिएक्शन बैकवर्ड साइड में शिफ्ट करेगा, रिवर्स रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड कराएगा। ये बात समझ में आ गई है? क्लियर है बच्चा? तो इसमें हमारे पास है क्या, देखो, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। कब, किस केस में बेटा? जिस टाइम पे हमने रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज किया था। और अगर मैं concentration of one or all the product species is increased, the equilibrium shift in the backward direction forming more reactants। क्लियर है ये बात? ठीक है ना। फिर हमारे पास आता है, देखो अब इसमें, इसको मैंने इस तरीके से लिखा, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट, ये लिखते चलेंगे, विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड प्रोडक्ट अगर मैं बढ़ा देता हूं विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो वही जो अभी बात थी उसको बस छोटे में लिख दिया इस तरीके से कि अगर कंसेंट्रेशन की रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये याद भी रखना है और समझना भी अच्छे से। फिर आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब चेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था चाशनी वाला या पानी के अंदर चीनी घोलने वाला, हर बार ये जरूरी नहीं होगा कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। कारण, क्योंकि जब मैंने एग्जांपल दिया था तो मैंने स्पेसिफिकली एक वर्ड यूज किया था कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हीट एनर्जी रिएक्टेंट्स की साइड में हमें देनी होती है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ऐसा ही। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, इस चीज को जरा समझ के देखना बच्चा, अगर मेरे पास यहां पर रिएक्टेंट्स थे और मैं ये बात कर रहा हूं कि एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर या फिर हीट मैं रिएक्टेंट साइड में बढ़ा रहा हूं, तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज इंक्रीज इन हीट, और एंडोथर्मिक है तो हीट हमारे पास रिएक्टेंट्स की साइड थी, तो ऑब्वियस सी बात है कंसेंट्रेशन वाले पहले रूल के हिसाब से ही प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होंगे कि नहीं, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए, यही होना चाहिए। अगर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और उस केस में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इटसेल्फ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहां रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के साथ में क्या निकल रही है? हीट। तो ये अगर निकल रही है यहां पे तो मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो ओवरऑल सिस्टम के अंदर ये तो प्रोडक्ट वाली चीज बढ़ा दी, फिर मैंने प्रोडक्ट वाली चीज बढ़ा दी तो हमारा रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड साइड में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड साइड में शिफ्ट होगा, और अगर एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, and the equilibrium constant for the endothermic reaction increases with the increase in temperature। Sorted है बच्चा? तो जैसे जैसे मैं अगर increase in temperature will shift the equilibrium in the direction of endothermic reaction and decrease in temperature will shift the equilibrium in the direction of exothermic reaction। Sorted है? फिर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या रहेगा? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, रिएक्ट करके मीथेन और वाटर फॉर्म कर रहे हैं, इस रिएक्शन में ऐसे ही है। अब मैं अगर प्रेशर बढ़ा देता हूं तो विद द इंक्रीज इन प्रेशर इट विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। किस साइड में शिफ्ट कर जाएगा? अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होगा वो हमेशा उस साइड में शिफ्ट करेगा जहां पर लेसर नंबर ऑफ मोल्स होंगे। जैसे यहां पर क्या क्या है? 3 + 1 4, उधर क्या है? सिर्फ 2,
तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। जिस साइड में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, विद इंक्रीज इन प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम रिएक्शन उसी साइड में शिफ्ट कर जाएगा। विद द डिक्रीज इन प्रेशर, with the decrease in pressure, it will shift the equilibrium in the direction towards the larger number of gaseous moles. क्लियर है? और याद रखना इसमें हमें सिर्फ गैशियस मोल्स को देखना है, सॉलिड या लिक्विड को नहीं देखेंगे। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन हमेशा उस साइड शिफ्ट करेगा जहां पर गैशियस मोल्स कम थे, और अगर प्रेशर घटाऊंगा तो हमारा रिएक्शन उस साइड में प्रोसीड करेगा जहां पर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ज्यादा थे। क्लियर है ये? फिर आता है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज। विद इंक्रीज इन प्रेशर मींस डिक्रीज इन वॉल्यूम। यही हुआ, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूंगा तो गैशियस मोल्स की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है, वैसे भी ओवरऑल कंप्रेस हो जाएगा सिस्टम, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगी। तो जो प्रेशर के बढ़ने से हो रहा था वही काम वॉल्यूम के घटने से हो रहा होगा, इसका मतलब है ना। तो इंक्रीज इन प्रेशर मींस डिक्रीज इन वॉल्यूम, सो द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विल बी एग्जैक्टली रिवर्स दैट ऑफ प्रेशर। That means with the increase in volume, equilibrium will shift in the direction towards the larger number of gaseous moles. And with the decrease in volume, equilibrium will shift itself towards the number of lesser number of gaseous moles. Clear है ये? ठीक है। फिर आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को तेज कर देना। अगर तुम कैटलिस्ट डाल भी देते हो तो इक्विलिब्रियम पे तो कोई असर नहीं डालेगा। इक्विलिब्रियम तो पहले भी जितने अमाउंट के बाद फॉर्म हो रहा था उतने ही अमाउंट के बाद अब होगा। द ओनली डिफरेंस इज कि टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। अगर पहले 10 घंटे में हो रहा था तो कैटलिस्ट डालने के बाद वो 10 मिनट में हो सकता है, 2 मिनट में हो सकता है। लेकिन जितनी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पहले फॉर्म हो रही थी उतनी ही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन अब होने वाली है। तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। समझ में आई है? तो कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे। फिर इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? कोई ऐसी चीजें जो रिएक्ट नहीं करेंगी। अगर ये रिएक्ट नहीं करेंगे तो इनका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, है ना। लेकिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैसेस वहां पर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स पे डिफरेंस आ गया, है ना। गैशियस मोल्स तो डिफर कर जाएंगे ना, तो उससे चेंज आ जाएगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर पर if an inert gas is added to an equilibrium process at constant pressure, the volume of the process will increase. Obviously यही होगा जो हमारे पास, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पर कॉन्टिन्यूसली गैस उसमें कुछ इनर्ट गैस डाल रहा हूं, बेशक वो रिएक्ट नहीं करी पर उसकी वॉल्यूम तो इंक्रीज कर गई। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो क्या इफेक्ट होगा? सेम वही जो प्रेशर डिक्रीज होने वाला इफेक्ट होता था। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस। क्लियर है बच्चा? ये ली चार्टलियर प्रिंसिपल है, थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा। तो तुम्हें इसी तरीके से जज करना है कि किस चीज को चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में से किसकी कंसेंट्रेशन हाई होगी। क्लियर है? अब इसी के बेसिस पे ये बहुत इजी से सीधा से केपी केसी के न्यूमेरिकल्स है बच्चा, ये हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा, इनके डाउट्स डिस्कस करेंगे फिर क्लास के अंदर। ठीक है, बहुत सीधे सीधे से हैं, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है केपी और केसी के लिए, ये डिस्कस कर लेंगे। अब अपने पास आता है बच्चे अपना टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम। अभी तक हमने क्या किया था? केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या रहता है? आयन समझ में आते हैं सबको क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो, या फिर कभी भी हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मान लो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो क्या करता है? वो केटाइन एनाइन में डिसोसिएट कर देता है किसी भी सॉल्ट को जो एक्वस सॉल्ट होगा। तो आयंस की फॉर्मेशन होती है। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस पता है ऑलरेडी सबको। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है? द सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट और इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स आर समथिंग व्हिच डिसोसिएट टू गिव केटाइन एंड एनाइन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द एक्वस स्टेट। NaCl है नमक, नॉर्मल सॉलिड स्टेट में उसको करंट तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही पानी में डाल के उस पानी के अंदर करंट डालेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में वो डिसोसिएट हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स में डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। अब वो जब आयंस में डिसोसिएट हो गया है तो वो सॉल्यूशन अब कंडक्ट करने के लिए रेडी है। समझ में आ रही है बात? तो वहां कंडक्शन हो जाती है। तो बेसिकली NaCl plus H2 जब हमने डाला, अब हो क्या रहा है? जब मैंने
नमक को पानी में डाला था, तो होता क्या, देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जो डिसोसिएशन हुई, जो वाटर है अपने को पता है वो पोलर मॉलिक्यूल है, पता है ना, वाटर जो है पोलर सब्सटेंस है। पोलर में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव होते हैं, सबको पता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट हमने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डेप्थ में पढ़ा था। तो जो भी ऑक्सीजन के ऊपर जिस जिस पे डेल्टा नेगेटिव है, वो डेल्टा नेगेटिव वाली चीज सोडियम की तरफ, दैट इज Na पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, और इस तरीके से उसके आसपास वो आइंस को हाइड्रेटेड कर लेगी। सिमिलरली जो Cl नेगेटिव है, तो H पॉजिटिव जो जो जिस जिस हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, वो Cl नेगेटिव के आसपास आके इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगी, हाइड्रेटेड आइंस फॉर्म हो जाते हैं। द रिजल्टिंग आइंस in the solution, the resulting ions in the solution remain surrounded by water molecules are said to be hydrated। क्लियर है, जो आइंस डिसोसिएट हो रहे थे उनके आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स ने जब उन्हें घेर लिया, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो हाइड्रेटेड आइंस की फॉर्मेशन हो जाती है। किसी बच्चे को इसमें परेशानी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है, देखो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसको अगर हम करंट देंगे तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल डिसोसिएट टू गिव आइंस। अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स डाले हैं तो 100 में से 95, 96, 98% डिसोसिएट कर जाएंगे। तो जिसकी मैक्सिमम डिसोसिएशन होगी, आयनाइजेशन होगी, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट में ब्रेक कर जाएगा, आइंस में डिसोसिएट कर जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है, जो कम टूटेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन टू स्मॉल एक्सटेंट। हमने 100% डाला, कुछ 30%, 20% टूट गया। क्लियर है, ठीक बात है, ये स्ट्रॉन्ग और वीक भी समझ में आ गया। अब यहाँ एक टर्म आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो जिस डिग्री का मतलब समझ में आ रहा है, कितनी ज्यादा आयनाइजेशन या कितनी ज्यादा डिसोसिएशन हो रही है। तो डिग्री कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज्ड एज आइंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड। जितने टूट गए हैं डिवाइडेड बाय जितने हमने सॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस किए थे, या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज्ड डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट। सीधी सीधी बात है ये। Degree of ionization alpha increases with dilution and reach to maximum limit unity at infinite dilution for weak electrolytes। अब ये क्या बात कहना चाहते हैं, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज इन्होंने बताई है, और +2 के अंदर एक अपना चैप्टर आएगा, उसके अंदर भी हम इसी कंसेप्ट को बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के इस कंसेप्ट को। ये बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे बोला गया अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट तो वो नहीं है जो टूटेगा नहीं, जो कम टूटेगा। अगर कम टूटेगा तो इन्होंने बोला है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू यूनिटी हो जाएगी। यूनिटी का मतलब क्या हुआ, 100 डाले थे, 100 के 100 टूट गए, तभी यूनिटी हो सकती है। तो 100% डिसोसिएशन हो गई वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो फिर वो वीक कैसे रहा। एक्चुअल में क्या कहानी होती है बच्चे, इसका लॉजिक समझोगे तो देखो, जब हम किसी चीज को, मान लो वो करंट वाला मैं पार्ट हटा देता हूं, मैंने सिंपल क्या रखा, NaCl था, पानी में घोला, घोलते ही वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है बिना करंट के भी। क्यों, क्योंकि वहां पर कंडक्शन स्टार्ट, थोड़ी सी भी करंट दोगे तो वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब कोई सर्टेन पोटेंशियल की जरूरत नहीं है आयनाइज कराने के लिए, वो ऑलरेडी डिसोसिएटेड है। वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो टूट गया है, आइंस में डिसोसिएट कर गया। उसको डिसोसिएट कराने के लिए एनर्जी किसने दी, वाटर ने। उसको किसने एनर्जी दी, सॉल्वेंट ने। जो सॉल्वेंट होगा वो उस इलेक्ट्रोलाइट को एनर्जी प्रोवाइड करेगा डिसोसिएट करने के लिए। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके लिए इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो सॉल्वेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। तो अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दूं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो सॉल्वेंट है उसकी मात्रा बहुत बढ़ा देता हूं। मैंने अगर 10 ग्राम सॉल्यूट 100 मिलीलीटर पानी में डाला था, तो उसका सिर्फ 20% टूट रहा था। अब मैंने 100 मिलीलीटर की जगह 10 लीटर में डाल दिया। 100 मिलीलीटर के हिसाब से 10 लीटर तो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट हो गया। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गई, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, तो सॉल्वेंट जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो गया है, अवेलेबल हो गया है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के बॉन्ड्स को ब्रेक कराने के लिए, एनर्जी सप्लाई करने के लिए। इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में ब्रेक कर जाएगा 100%।
ठीक है, और उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू यूनिटी आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई है? तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट may get dissociated up to 100% and degree of dissociation is unity for that. ठीक है, the process of separation of ions that are already present in the solid compounds is called dissociation. ये फर्क समझना आप dissociation और ionization में। dissociation क्या है? वो ions जो already solution में थे, already solid components में जो ions थे, उनके टूटने के प्रोसेस को हम कहते हैं dissociation. Whereas the process of splitting of neutral molecule into charged ions is called ionization. एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वो किसी सिचुएशन की वजह से चार्ज्ड आयंस में डिसोसिएट कर गया, उसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन. अगर सॉल्यूशन में ऑलरेडी कुछ ऐसा था, कोई सॉलिड कंपाउंड्स थे जो आयनिक फॉर्म वाले ही थे, बस जुड़े हुए थे, वो टूटेंगे तो डिसोसिएशन होते. दोनों केसेस में फॉर्म आयन से होते हैं. ठीक है, ये क्लियर है बच्चा? अब अपने पास एक टॉपिक आता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट. अब देखो, एसिड, बेस एंड सॉल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट? मैं बार बार तुम्हें बोल रहा होता हूं कि +1 के मैं जब टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये सिर्फ +1 के सिलेबस के हिसाब से. ये एक तरह से बेसिक्स बन रहे हैं तुम्हारे, और ये 12th में कैरी फॉरवर्ड होगा टॉपिक. और जगह जगह हम बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ की जब भी बात करेंगे तो हमें ये एसिड, बेस और सॉल्ट का कंसेप्ट पता होना जरूरी है. अब तुम्हारे लिए ये कंसेप्ट कितना नया है वो तुम जज करोगे, लेकिन तुम सबको ये तो पता है कि एसिड एंड बेसिस तुमने 10th क्लास में पढ़ा था. कोई बच्चा मुझे बताएगा एसिड क्या होता है? हाँ जी, एसिड्स क्या होते हैं? जो H पॉजिटिव आयंस में टूटता है, हाँ जी, जिसकी pH वैल्यू <7 होगी. बेस क्या होता है ना? बेस क्या होता है? जो OH नेगेटिव में टूटता है, जिसकी pH वैल्यू <7 और <14 रहेगी. यही रहता है अपना. तो एसिड और बेस हमने अभी तक जो पढ़ा था, हमने सिर्फ उनके बारे में पढ़ा था कि जो कोई H पॉजिटिव में टूटेगा वो एसिड, जो कोई OH नेगेटिव में टूटेगा वो बेस. अगर अब मैं तुम्हें कहूं कि हमारे पास कोई ऐसी चीज है, मान लो NH3, और वो H पॉजिटिव में नहीं टूटेगा कभी, तो वो एसिड है या बेस है? हम नहीं बता सकते. तो यहां कुछ कंसेप्ट में गड़बड़ हो गई है. कोई ऐसी चीज जहां पर H पॉजिटिव या OH नेगेटिव में डिसोसिएशन होगी ही नहीं, तो क्या वो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पोजेस ही नहीं करेगा? ऐसे तो नहीं है. हाँ, स्ट्रेंथ का फर्क पड़ सकता है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस है, लेकिन वो फिर भी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी पोजेस करेंगे, इवन अगर उसमें H पॉजिटिव या OH नेगेटिव ना भी हो. और उसी कंसेप्ट को अब हम एसिड, बेस और सॉल्ट को 3 अलग अलग कंसेप्ट के थ्रू समझेंगे. अपने पास अब एसिड, बेस एंड सॉल्ट के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है बच्चे, वो आता है एरिहीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट. देखो, अब ये एरिहीनियस कंसेप्ट क्या कहता है? एरिहीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अपने पास all the substance that give H positive ions, hydrogen ions in their aqueous solutions are called acids, while that furnish a hydroxyl ion OH negative in water are called bases. Same वही definition, वही फंडा जो तुमने ऑलरेडी 10th क्लास में समझा हुआ था कि अगर किसी के पास से H पॉजिटिव में डिसोसिएशन होती, कोई H पॉजिटिव आयन देगा तो वह एसिड कहलाएगा, और अगर किसी के पास से OH नेगेटिव निकलता है तो वो बेस कहलाएगा. और जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस डिलीवर्ड होंगे एसिड के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? बेसिसिटी और प्रोटोसिटी. क्लियर है? ये याद रखेंगे. बेसिसिटी कौन किसकी होती है? एसिड की. बेसिसिटी होती है एसिड की. कैसे? जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट करेंगे किसी एसिड के द्वारा सॉल्यूशन में, उसको हम बेसिसिटी कहते हैं या प्रोटोसिटी कहते हैं. द एसिड्स आर रेफर्ड एज मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन इन द सॉल्यूशन. अगर एक H पॉजिटिव टूटा दैट मींस मोनो एसिड, 2 टूटे तो डाई, 3 टूटे तो ट्राई. इस तरीके से हम मोनो, डाई, ट्राई करके उनका नाम रखते होते हैं. क्लियर है? एंड नंबर ऑफ OH नेगेटिव फर्निश्ड बाय द बेस इन द एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिटी. बेस की क्या होगी? एसिडिटी. कितनी होगी एसिडिटी? जितने OH नेगेटिव टूटेंगे. एंड द सब्सटेंस दैट फर्निश बोथ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस. जो कि एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी पोजेस कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक. सबसे कॉमन एग्जांपल वाटर. H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइल आयन दोनों में टूटता है, तो ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, या हम कहें न्यूट्रल बिहेव कर रहा है. अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? एरिहीनियस का थ्योरी हमें समझ में आ गई है, जो हमने एसिड, बेस और सॉल्ट अभी तक पढ़ा हुआ था उसके अकॉर्डिंगली यही था. लेकिन इस कंसेप्ट के सबसे पहली लिमिटेशन, दिस कंसेप्ट इज लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन ओनली.
बिना एक्वस के नहीं होगा, क्योंकि जब तक आयंस में टूटेगा नहीं तब तक एसिड और बेस के बारे में हम बता नहीं पाएंगे। दूसरा, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सर्टेन सॉल्ट लाइक AlCl3, BF3 एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ NH3PH3 कैन नॉट बी एक्सप्लेन। अब यहां हमारी कहानी शुरू होती है कि जो AlCl3 और BF3, अगर मैं ये कहूं एसिड है, तुम कैसे मान लोगे एसिड? इसके अंदर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन ही नहीं है तो H पॉजिटिव में डिसोसिएशन पॉसिबल ही नहीं, तो ये एसिड नहीं होना चाहिए। NH3 में हाइड्रोजन है, पर मैं ये बोल रहा हूं ये तो बेस है, OH नेगेटिव में तो टूटने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो भी ये बेस है, तो तुम कैसे मानोगे कि NH3 और PH3 बेस है? तो एरिहीनियस कंसेप्ट इस एसिड और बेसिक बिहेवियर को समझाने में नाकामयाब था, ये उसकी लिमिटेशन थी। दूसरा, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड विच डज नॉट कंटेन फ्री H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। ठीक है, जहां पे H और OH नहीं है वहां पे वो एसिड बेस के कंसेप्ट को नहीं समझा पाएगा। तो एक अगला कंसेप्ट पकड़ते हैं, द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड एंड बेसिस। अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड्स के अकॉर्डिंगली क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन टू अ बेस। एसिड क्या है? समथिंग व्हिच कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अ बेस, समथिंग व्हिच कैन डोनेट H पॉजिटिव टू अ बेस। इसका मतलब जो H पॉजिटिव में टूटेगा वही H पॉजिटिव को डोनेट कर पाएगा। तो बात तो ये भी एसिड की तो सेम ही कर रहा है, एरिहीनियस वाली। A base is a substance which can accept a proton from acid. अब बेस क्या है? बेस एक ऐसी चीज है जो किसी एसिड से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे। समझना, एरिहीनियस ने क्या कहा था? एसिड इज अ सब्सटेंस which can dissociate to give H positive ion. Base is a substance which can dissociate to give OH negative ion. ये एरिहीनियस कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा? एसिड इज अ सब्सटेंस which dissociate to give H positive. डिसोसिएट की जगह क्या बोल दिया? इट कैन डोनेट H पॉजिटिव। बात तो सेम ही है, बात तो सेम है, लेकिन बेस की डेफिनेशन बदल गई। बेस क्या है? बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। जो एसिड H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, बेस के अकॉर्डिंगली, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंगली बेस वो सब्सटेंस है जो उस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सके। तो एक चीज क्लियर है, ऑल द एरिहीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड्स, है ना? जो एरिहीनियस एसिड्स हैं वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड्स भी होंगे, बट ऑल ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेसिस मे नॉट बी एरिहीनियस बेसिस, है ना? क्योंकि एरिहीनियस के लिए बेस की डेफिनेशन OH नेगेटिव से जुड़ी हुई थी और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में बेस की डेफिनेशन H पॉजिटिव के एक्सेप्टेंस से जुड़ी हुई है। क्लियर है ये बात? ये समझ में आई है? हाँ जी बच्चा, पक्का? आरुष पक्का? ठीक है, तो हमारे पास एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, प्रोटोजेनिक, बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटोफिलिक। ये बात समझ में आ गई? प्रोटोजेनिक इज समथिंग व्हिच इज जनरेटर ऑफ अ प्रोटॉन एंड प्रोटोफिलिक इज समथिंग व्हिच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ प्रोटॉन। डन? तो the acid base pair which differ by a proton are said to form conjugate acid base pair. क्या है? conjugate acid base pair। अब ये क्या होता है? देखो, NH3 हमारे पास बेस है, NH3 हमारे पास क्या है? बेस है मान लो। इसके अंदर अगर मैंने प्रोटॉन ऐड कर दिया, इट हैज द कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके NH4 बना सकता है। तो जब ये बेस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। बेस जब H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा तो बेस ने एक्सेप्ट करने के बाद जो बनाया वो उसका कॉन्जुगेट पार्ट होता है। तो बेस का कॉन्जुगेट पार्ट क्या होता है? एसिड। एसिड H2O है, एसिड है, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। अब ये अपना अगर H पॉजिटिव डोनेट कर देगा तो डोनेट करके OH नेगेटिव बना, तो ये जो एसिड है इसका कॉन्जुगेट पार्ट क्या बनेगा? बेस। क्योंकि अब देखो OH नेगेटिव के पास टेंडेंसी है H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की, तो अब ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। क्लियर है? एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनेगा, बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ये समझ में आ गया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट? ठीक है ना? तो जो एसिड होगा वो प्रोटॉन को लूज करेगा और कॉन्जुगेट बेस बना लेगा। बेस क्या करेगा? हमेशा H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा और कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। एसिड क्या करेगा? प्रोटॉन को लूज करेगा, हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। डन है बच्चा? तो acid will lose proton to form conjugate base, base will gain proton to form conjugate acid. If Bronsted acid is a strong acid, then its conjugate base is a weak base and vice versa. ये याद रखें, क्या रहेगा? अगर Bronsted acid strong acid है तो उसका जो conjugate base बनेगा हमेशा वो weak बनेगा। Strong acid है तो acidic property dominate करेगी, conjugate part उसका weak रहेगा।
और अगर वो वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट पार्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग एसिड लूजेस प्रोटोन, वीक कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, वीक एसिड loses proton, strong conjugate base बनाएगा। Amphoteric substance, they have the tendency of accepting as well as donating H positive ion, so they act both as acid and base। अब इसकी limitations क्या है Bronsted-Lowry concept की? This definition is unable to explain the reaction occurring in the non-protonic solvent such as COCl, SO2, NO, N2O4। इनके अंदर तो प्रोटोन है ही नहीं, तो फिर वही एसिड बेस का कंसेप्ट गड़बड़ा गया। जब प्रोटोन एक्सेप्टेंस और प्रोटोन डोनेशन पे था तो यहां तो प्रोटोन नहीं है, तो इसकी एसिड बेस सॉल्ट कैसे हम देखेंगे? इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन सम ऑफ द एसिड ऑक्साइड्स CO2, SO2, SO3। अब ये हम कहते हैं कि ये जो ऑक्साइड्स हैं एसिडिक या बेसिक्स हैं, कैसे पता चलेगा एसिडिक या बेसिक? इनमें तो प्रोटोन एक्सेप्टेंस और डोनेशन का काम ही नहीं है। एंड द बेसिक ऑक्साइड CO, BaO, ये अपने को पता है ना, जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक होंगी और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स वो एसिडिक होंगी। वो क्यों होंगी? वहां पे तो कोई प्रोटोन की एक्सेप्टेंस या डोनेशन वाला काम नहीं है। विच टेक प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट, है ना? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है और हमारे पास ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट की फॉर्मेशन करा लेते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, ये रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का जो कंसेप्ट है अपने पास। BF3, ACl3, AlCl3, इनके पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो दे कैन नॉट गिव अ प्रोटोन बट स्टिल दे नोन टू बिहेव एज एसिड। तो ये अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? फिर वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने नहीं समझाया। एक पार्ट समझा दिया कि बिना OH नेगेटिव वाला बेस हो सकता है, लेकिन अभी भी जिनके पास H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के एक्सेप्टेंस या डोनेशन की टेंडेंसी नहीं है, वो भी एसिड बेस कैसे होते हैं, वो ये कंसेप्ट नहीं समझा पाया। लेकिन एक चीज क्लियर थी, एरिहीनियस एसिड्स आर आल्सो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स बट एरिहीनियस बेसिस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड बेसिस। डन। फिर आता है ल्यूइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब ये टोटली डिफरेंट कंसेप्ट इन दोनों से। ल्यूइस कंसेप्ट ने क्या कहा? एन एसिड इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर आयन which can accept a pair of electron while a base is a substance which can donate a pair of electron। सीधी बात। क्या बोला? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, वो पेयर को पूरे को एक्सेप्ट कर सकेगा तो ल्यूइस एसिड है। और जो सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकेगा वो ल्यूइस बेस है। क्लियर बात है? और ये प्रोडक्ट बना लेंगे एसिड और बेस रिएक्ट करके। सॉर्टेड है। ल्यूइस कंसेप्ट ने क्या कहा? एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सॉर्टेड। अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कंसेप्ट द फॉलोइंग स्पीशी कैन आल्सो एक्ट एज अ ल्यूइस बेस, बट ल्यूइस बेस कौन कौन से? न्यूट्रल स्पीशी हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर। अब NH3 है, NH3 पे OH नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेस की तरह बिहेव क्यों कर रहा था? क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है ना, और ये न्यूट्रल स्पीशी है। पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 2 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिक वाली रखें तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद 2 का लोन पेयर ऊपर रह गया कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन्स खाली रह गए नाइट्रोजन के पास, वो उस लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो इट हैज द टेंडेंसी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इट कैन एक्ट एज ल्यूइस बेस। ये समझ में आया? तो अब जो NH3 था, NH2 था, ROH है, एल्कोहल है बेसिकली। ये हमारे पास, इसमें भी जो ऑक्सीजन है इसके पास पूरा लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, तो ये ल्यूइस बेस की तरह बिहेव कर सकता है। फिर हमारे पास आता है, देखो, नेगेटिव चार्ज्ड स्पीशी। नेगेटिव चार्ज स्पीशी CN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव एक्सेट्रा, दे ऑल हैव लोन पेयर, है ना? सबके पास लोन पेयर है, वो डोनेट कर सकते हैं, तो ये ल्यूइस बेस की तरह बिहेव कर पाएंगे। द फॉलोइंग स्पीशी कैन एक्ट एज ल्यूइस एसिड्स, मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जिसके पास भी सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट है, AlCl3, एल्यूमिनियम का जो सेंट्रल एटम है, हमें पता है AlCl3 के पास अभी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, उसके पास ऑर्बिटल खाली पड़े हैं अभी, है ना? तो अगर ऑर्बिटल खाली पड़े हैं तो वो एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, इसका मतलब वो एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। BF3, बोरोन के पास लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्योंकि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। FeCl3, हर केस में जो सेंट्रल एटम है दे हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड इट। इस केस में हमारे पास तीनों के अंदर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में, उनके शेयरिंग करने के बाद भी, तो 2 और एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही 2 एक्सेप्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे हमारे पास? ल्यूइस एसिड बन जाएंगे। क्लियर है?
Simple cation can act as Lewis acid. Cations such as Na positive, K positive, Ca2 positive, etc. have very little tendency to accept electron, while the cations like H positive, Ag positive, etc. have greater tendency to accept electrons and hence they can act as weak Lewis acids. But वो एसिड की तरह तो काम कर ही सकते हैं अगर उनके पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। Ag पॉजिटिव ल्यूइस एसिड ल्यूइस बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद है ना क्या होता था? जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के होंगे पर शेयर दोनों के बीच में होंगे, तो वो कोऑर्डिनेशन बन रहा है। जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसे। तो इस केस में वो एसिड बेस पेयर की वजह से ही कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है। मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल, SPDF हमें पता है, तो जिसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा वहां पर वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करा सकता है। तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को रखने की अगर उसके पास जगह है तो वो ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। मॉलिक्यूल्स इन विच एटम ऑफ डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर जॉइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे ल्यूइस एसिड इज इलेक्ट्रोफाइल, ल्यूइस बेस इज अ न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो जो एसिड होगा वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, तभी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। जो बेस है वो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है। दैट मींस इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, तभी अपने नेगेटिव को उसको डोनेट करने के लिए भाग रहा है वो। ये बात समझ में आ गई? ऑल द ब्रॉन्स्टेड बेसिस आल्सो एक्ट एज ल्यूइस बेसिस, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड बेसिस कौन थे? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते थे। प्रोटॉन को एक्सेप्ट कैसे करेंगे? जब उनके पास एक लोन पेयर होगा ना प्रोटॉन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसीलिए ब्रॉन्स्टेड बेसिस ल्यूइस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं, बट ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स डू नॉट बिहेव लाइक ल्यूइस एसिड्स। क्लियर है बच्चा? इसकी लिमिटेशन सिर्फ यही है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ प्रोटोनिक एसिड्स HNO3 HCl, क्योंकि उनमें H पॉजिटिव के बेसिस पे था, तो वहां कहीं इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्टेंस वाला पार्ट नहीं था, तो ये इसकी एक्सेप्शन ये थी। क्लियर है? लिमिटेशन समझ में आ गई यहां तक? तो ये लिमिटेशन के साथ हमारे पास तीनों एसिड बेस के कंसेप्ट समझ में आ गए हैं। कौन कौन से? एरिहीनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी और ल्यूइस कंसेप्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा यहां तक रिवाइज करके आएगा।